गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो चैप्टर रह गया है हिस्ट्री का, उस चैप्टर को हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अक्टूबर के बाद क्या बदला। हमने पहले पढ़ा था ना अक्टूबर क्रांति के बारे में। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदला। बॉल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। हम पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी के खिलाफ थे बॉल्शेविक। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जैसे नेशनलाइज कर दिए गए सारे बैंक जुड़े, जैसे अपने देश में भी आज हुए हैं ना, हमारे देश में तो मतलब आज के समय में हुए हैं, वहाँ 1917 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और उनके ऊपर सारा जो कंट्रोल था बैंक्स के ऊपर सरकार का कंट्रोल था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जितनी भी जमीनें थी उनको सामाजिक संपत्ति घोषित कर, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह गई थी। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई थी। याद है ना, किसानों ने आंदोलन किया था, मजदूरों ने आंदोलन किया था। किसानों ने आंदोलन किया था कि जो सामंतों की ज़मीन है वो हमें दी जाए, क्योंकि उस पर खेती बाड़ी तो हम लोग करते हैं। तो उनको खुली छूट दे दी गई थी कि सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा कर ले। शहरों में बॉल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। यानी बड़ा मकान नहीं रहा, बड़े मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह मिल सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी बदल दी गई थी। बॉल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। पहले ये बॉल्शेविक पार्टी के नाम से थी फेमस, लेकिन जब इतना काम हुआ, एक तरीके से लोकतंत्र आ गया क्रांति के बाद, तो इसका नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बॉल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बॉल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले आखिर रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक संस्था। तो एक और संस्था, ये तो थी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन एक और संस्था थी जिसका नाम था अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। तो लोगों का ऐसा मानना था कि वो इनसे ज्यादा अच्छी है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बॉल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बॉल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। यानी ऑपोजिशन में ये पार्टी खड़ी थी। जैसे हमारे यहाँ भी ऑपोजिशन में कई पार्टीज होती है ना, तो सत्ता में सरकार होती है, कुछ ऑपोजिशन में होते हैं। तो ये जो पार्टी थी बॉल्शेविक पार्टी, जिसका नाम बाद में बदल के रूसी कम्युनिस्ट पार्टी किया गया था, ये बाद में ऑपोजिशन में आ गई थी। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। जो दूसरी पार्टी थी ना, उसको संसद का दर्जा दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। एक दल रह गया बस। कहने को लोकतंत्र था, लेकिन एक ही दल को वहां पर मान्यता दी गई। तो एक दल वाला राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वो समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। सभी चाहते थे कि समाजवाद आए। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। अब हम देखेंगे गृह युद्ध। गृह युद्ध से समझ में आ रहा है कि किसी और दूसरे देश से युद्ध नहीं होता, अपने देश के अंदर ही एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है। गृह युद्ध, जैसे कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं ना, आपस में कोई और देश हमला नहीं करता है, लेकिन देश में अंदर ही अंदर आपस में लोग लड़ने लगते हैं, वो कहलाता है गृह युद्ध। जब बॉल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बॉल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बॉल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बॉल्शेविकों, रेड्स कहलाते थे, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बॉल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं खड़ी होने लगी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति की हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया
अपनाया, जो जिन्होंने सामंतों की ज़मीन हत्या ली थी उन किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया गया। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जादीदियों की मदद से कामयाबी मिली थी। जहाँ रूसी उपनिवेशीवाद और बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ ये मदद काम नहीं आ सकी। अब हम देखेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को जमीन पर खेती की छूट दे दी, जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या चीज होती है। तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगी। अब निर्माण बढ़ने लगा, उद्योग बढ़ने लगे, किसान खूब खेती, तो उससे स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। क्यों भाई? जब उद्योग बढ़े तो फिर क्या हुआ? काम के घंटे और ज्यादा हो गए। मजदूरों को तनख्वाह तो उतनी मिली, लेकिन काम के घंटे ज्यादा हो गए, मालिक उनसे ज्यादा काम लेने लगे, तो मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका, यानी हड़तालें हुई। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। -40 डिग्री, रूस में तो बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर जो क्वार्टर्स में रहते थे, स्टाफ क्वार्टर्स में, उनको नीचे उतर के आना पड़ता था और वो सड़कों पर ही जाने लगे। मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरीके से वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आने लगी। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे, तो इसलिए प्रॉब्लम आने लगी। अब लास्ट पॉइंट है कि रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इसी तरह के बहुत सारे देशों में रूस की क्रांति से इंस्पायर होकर के बहुत से देशों में ये सब किया गया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। तो बेटा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। पूरा चैप्टर एक बार अपने आप भी पढ़ लेंगे सभी बच्चे ध्यान से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टोरी की तरह इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में तुम्हारी यूनिट टेस्ट है। डेट शीट तुम लोगों को उम्मीद है मुझे तुम्हारे क्लास टीचर ने दे दी होगी कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। 8:30 से 9:30 का टाइम रहेगा। सभी बच्चों को उस वक्त बिल्कुल रेडी रहना, और पहले से पिन पेज वाला निकाल के रखना। पेज पिन वाला पेज होता है ना, वो पेज निकाल के रखेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए निकाल के रख लेंगे, और उस पर अपना नाम लिखेंगे और डेट डाल के रखेंगे। डेट शीट के मुताबिक सब्जेक्ट लिख करके रखेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर ग्रुप पर डाला जाएगा, अपना फटाफट से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और इन पेपर्स को संभाल कर रखना, स्टेपल कर लेना सारे पेपर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, इस तरीके से ना। तुम्हारे यहाँ तो इंग्लिश नहीं है, तो हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल है। पांचों सब्जेक्ट्स के जितनी भी आंसर शीट्स होंगे स्टेपल करके रख लेना। सब पर अपना नाम लिखना, डेट डालना, फर्स्ट यूटी जरूर लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर लिख देना फटाफट, स्टेपल करके रख लेना। जब भी स्कूल खुलेगा ये शीट्स ले ली जाएंगी, और जैसी पेपर तुम्हारा 9:30 खत्म होगा, अपने सारे आंसर्स ग्रुप पर ही डालेंगे नाम के साथ, अपने नाम के साथ। मैं बार बार कहती हूँ 9th A में हिमांशु कई हैं, उनकी मैं एब्सेंट लगा रही हूँ, क्योंकि वो हिमांशु 1, हिमांशु 2, हिमांशु 3 लग रहे हैं। अगर पेपर में भी तुमने ऐसी भेजा तो मैं पेपर में 0 दूंगी तीनों हिमांशु को। पूरा नाम लिखे, मुझे मालूम नहीं तुम्हारा क्या नाम है। हिमांशु क्या नाम है, सरनेम। कुछ बच्चों दो हिमांशु हैं जिनका सरनेम भी है, तो उससे पता लग सकता है बेटा। तो अपने नाम के साथ भेजो। हिमांशु 1, हिमांशु 2 कोई नाम नहीं होता है, 1, 2 कोई नाम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। सिलेबस तुम लोगों को मैंने भेज दिया है, ग्रुप के ऊपर डाल दिया है, उसी के हिसाब से अपना करेंगे। लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान रखना। और एक आंसर होने के बाद लाइन जरूर खींचनी है, और नीट काम करना है।
1 घंटे का टाइम होगा, काफ़ी टाइम है, उसमें ध्यान से पेपर करेंगे और ग्रुप पर फिर अपना नाम के साथ उस आंसर शीट को डालते जाएंगे। तो मैं यहीं पर उसको देखकर तुम्हें मार्क्स दे दूंगी, ठीक है। अपना ध्यान रखना, यूनिट टेस्ट की तैयारी करना। ऑल द बेस्ट।